सबकी खबर ले, सबको खबर दे। देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी, आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड को लेकर योगी सरकार के हरकत में आने के साथ ही वक्फ बोर्ड के दलाल और भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने वक्फ की जायदाद पर प्लाटिंग करवाना, अवैध कब्जे और अवैध निर्माण करवाना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हर तरफ ये शोर मच रहा है कि वक्फ बोर्ड में एक ईमानदार सीईओ आ गया है जो वक्फ की जायदाद के साथ गड़बड़ नहीं होने देगा। इसे देखते हुए ही ताल कटोरा करबला में कब्रिस्तान की ज़मीन पर तेज़ी से निर्माण हो रहा है। इसी तरह आलमनगर स्थित वक्फ की ज़मीन पर प्लाटिंग हो रही है और लोगों को प्लाट बेचे जा रहे हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि मौजूदा समय में वक्फ बोर्ड में क्या हो रहा है और अजीज़ हैदर ने सीईओ का कारभार संभालने के बाद कोई अहम काम किया है या नहीं। हम इस बात की कोशिश करेंगे कि उनके साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश सुनवा सकें। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड एक लंबे अरसे से बिना सीईओ के काम कर रहा था, इसलिए इन दोनों बोर्डों में जमकर गैर कानूनी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई हैं। फिलहाल इस समय हमारा फोकस शिया वक्फ बोर्ड पर है। इस बोर्ड में ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं जो वक्फ एक्ट के ख़िलाफ़ हैं, इसीलिए चौतरफा इस बोर्ड के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। आज जब सीईओ ने कारभार संभाला है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि सरकार बोर्ड को सुधारने की दिशा में काम कर रही है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए नाराज़ हैं कि गैर कानूनी काम करने वाले बोर्ड के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे भ्रष्ट लोगों के हौसले बढ़ेंगे। लोगों का कहना है कि सरकार को प्रशासक बैठाना चाहिए था और मौजूदा बोर्ड के छोटे और बड़े कामों की जांच कराना चाहिए था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। वक्फ बोर्ड का गठन वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए किया गया है, न कि इन संपत्तियों के जरिए लाखों और करोड़ों वसूलने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मुतवल्लियों, दलालों और बोर्ड के जिम्मेदारों ने लाखों और करोड़ों कमाए हैं, इसलिए आज उनके पास आय से ज़्यादा संपत्ति है। किसी मुतवल्ली ने पेंट हाउस खरीद लिया तो किसी ने दुबई में होटल बना लिया। इतना ही नहीं बल्कि खुलेआम वक्फ जायदाद को बेचा गया। इनमें मेरठ, अलीगढ़ और दूसरी जगहों की वक्फ संपत्ति को देखा जा सकता है, जिसके पूरे प्रमाण सामने हैं। पीड़ित लोग एक लंबे अरसे से शिया वक्फ बोर्ड में सीईओ की नियुक्ति की मांग कर रहे थे ताकि बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी की वक्फ एक्ट विरोधी गतिविधियों पर रोक लग सके, क्योंकि मौजूदा समय में ढेरों वक्फ संपत्तियों पर कब्जे हो रहे हैं पर वे कानूनी कार्रवाई अंजाम नहीं देते। ऐसे में सीईओ एक जिम्मेदार अधिकारी होता है जो वक्फ को बचाने के लिए कार्य कर सकता है। फिलहाल शिया वक्फ बोर्ड में भी अंशकालिक तौर पर ही सही मगर अजीज़ अहमद सीईओ का काम देख रहे हैं, लेकिन उनके सामने ढेरों समस्याएं हैं। एक तो ये कि बोर्ड के पीड़ित ज़्यादा हैं, इसलिए वे बड़ी तादाद में उनसे मिलने आ रहे हैं और उनसे शिकायतें कर रहे हैं, जिससे उन्हें काम में दिक्कत हो रही है। चूँकि अजीज़ अहमद की छवि ईमानदार अधिकारी की है, इसलिए बेईमानों को निराश होना पड़ रहा है
और वे उनसे राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ से उनकी शिकायत करने की धमकी दे रहे हैं। दूसरी ओर भ्रष्ट और बेईमान छवि के मुतवल्लियों और भूमाफियाओं में ये दहशत फैल गई है कि अब सीईओ अजीज़ हैदर लगाम लगाएंगे। इसीलिए ताल कटोरा करबला में कब्रों की ज़मीन पर बड़े पैमाने पर मकान बनाने का काम शुरू हो गया है। कई मकान तो 2 मंजिला बनाए जा रहे हैं। बताया जाता है कि मुतवल्ली का काम देख रहे शादाब आगा ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर ढेरों प्लाट बेचे हैं, जो 1 करोड़ से ज़्यादा में बेचे गए हैं। हालांकि इस वफ़ के लीगल मुतवल्ली सैयद फैज़ी हैं, इसलिए इसके लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन सैयद फैज़ी का कहना है कि इसमें उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने जो प्लाट लोगों को दिए थे, बाकायदा उनका एग्रीमेंट किया था। बताया जाता है कि शादाब आगा ने जिन लोगों को लाखों रुपए लेकर प्लाट दिए हैं, उन्हें रसीद भी नहीं दी है। इसके अलावा उनका कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया है। इस वफ़ के हिस्सेदार आलिम जरवली ने कब्रों की ज़मीन पर मकान बनाने और हरे भरे पेड़ों को काटने के खिलाफ वक्फ बोर्ड और संबंधित विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है। आलिम जरवली ने बताया कि उनका मुकदमा अदालत में लंबित है। अफसोस की बात यह है कि लालची लोग वक्फ बोर्ड की मिली भगत से कब्रों की जगह को ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने सीईओ, मुख्यमंत्री और वक्फ मंत्री को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई करने की मांग की है। भूमाफिया सिर्फ ताल कटोरा करबला में ही नहीं सक्रिय हो गए हैं, बल्कि आलमनगर स्थित वक्फ सज्जादिया में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इस ज़मीन को सरकार सीलिंग की ज़मीन बता रही है और सरकार ने कोलंबिया स्कूल के मैनेजर मजहर के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। इसके बावजूद अभी हाल ही में इस ज़मीन पर 176 प्लाट काटे गए हैं, जिसे करोड़ों में बेचा गया है। लेकिन इस रकम में से वक्फ बोर्ड का शेयर वक्फ बोर्ड में अभी तक नहीं जमा कराया गया है। बताया जाता है कि सिर्फ कोलंबिया स्कूल से 3 करोड़ रुपये लिए गए हैं और उन्हें गैर कानूनी लीज बनाकर दी गई है। मौजूदा समय में इस ज़मीन पर ढेरों लोग तेज़ी से नींव भराई का काम कर रहे हैं। इस वफ़ के मुतवल्ली मौलाना कल्बे जवाद हैं, उनके ही दलाल काम करवा रहे हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं, उन्हें ना तो कोई रसीद दी गई है और ना ही उनके साथ कोई एग्रीमेंट किया गया है। यही वजह है कि कुछ लोगों को उजाड़ा जा रहा है। सुने दुकानदार शाहिद की फरियाद। मैं सैयद मोहम्मद शाहिद आलमनगर से। मैं आलमनगर में रहता हूँ और हमेशा जनाब के हर तहरीक में शरीक रहा हूँ। वक्फ बोर्ड की जो भी वक्फ के सिलसिले में जो भी तहरीक चली है, उसमें मैं बराबर से मेहनत करता रहा हूँ। और जब उन पर माज़अल्लाह बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया गया, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, तो मैंने उन शेर के ज़रिए लोगों को जवाब दिया। आलमनगर में मेरी एक छोटी सी दुकान घूमती, ये देखिए आप लोग, इसी को चला के मैं अपना ज़रिया माश करता हूँ, मैं अपना रोज़ी रोटी कमाता हूँ। ये आप लोग देखिए, वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अब जब आलमनगर में ये ज़मीन तकसीम की जा रही है, तो इस ज़मीन में मैंने जनाब से कहा कि जनाब मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए ताकि मेरा कारोबार ना उजड़े और मैं बर्बाद ना हूँ, मेरा यही रोज़ी रोटी यही सहारा है। तो जनाब ने भी कहा कि आपने बहुत मेहनत की, आपको मिलना चाहिए, और उन्होंने लिखित में मुझे दिया। लेकिन मोहम्मद साहब ने पता नहीं क्यों उसको कैंसिल कर दिया और वो सारी दुनिया को ज़मीन दे रहे हैं, बड़े बड़े लोगों को ज़मीन दे रहे हैं, लाखों रुपए की ज़मीन दे रहे हैं, मुझे एक छोटा सा टुकड़ा नहीं दे रहे, जबकि मैं फ्री नहीं मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हदिया हो उससे ले लीजिए। मैंने ब्याज पर पैसा लेके 50,000 जमा किया, लेकिन उनको वो पैसा कबूल नहीं है। वो कहते हैं हम आपको नहीं देंगे।
तो ऐसा क्या मसला, मैंने ऐसा क्या बुरा कर दिया जो छोटा सा टुकड़ा मुझे दे दिया जाएगा। 1000-2000 स्क्वायर फीट मैं नहीं मांग रहा, सिर्फ 100-200 स्क्वायर फीट, ताकि मेरा रोजी रोटी का जो सहारा है वो ना मुझसे छीने। मैंने ब्याज से पैसा लेकर अपनी दुकान में लगाया हुआ है, मैं उसकी किस्तें अदा कर रहा हूँ, मैं कहाँ से क्या करूँगा। और बार बार मुझे फोर्स किया जा रहा है कि दुकान खाली करिए, और दूसरे लोगों को प्लाट दिए गए हैं। ये देखिए न्यू वर्क चल रही है, ये प्लाटिंग हो रही है। तो मुझे इससे कोई तरह, अल्लाह करे प्लाटिंग हो, सबको मिले, सबका घर बसे। किसी से जो लोग बेचारे लाखों लाखों रुपए दे के परेशान रहते दिन से, अब वो उनको मिल रही, वो रहें बसें, मुझे बिल्कुल मैं उनके साथ। लेकिन ये छोटे से टुकड़े में किसी का क्या चला जाएगा अगर मुझे मेरा कारोबार नहीं बर्बाद होगा। तो मैंने सोच लिया कि अब जो भी अगर कोई आता है और मेरी दुकान से सामान उठा के फेंका जाता है और मुझे फेंका जाता है, तो मैं फिर, मुझे जीने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि मैं अपना अगर कारोबार नहीं बचा पाऊँगा तो मैं जी के क्या करूँगा। वक्फ बोर्ड के जानकारों का कहना है कि लोगों ने शिया वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त सीईओ अजीज़ अहमद को गैर कानूनी कार्रवाइयों की जानकारी दे दी है। हमने सीईओ से पूछा कि वे बोर्ड को कैसे सुधारेंगे। सुने उनके साथ हुई बातचीत के मुख्य अंश। तो अजीज़ अहमद साहब से बात हो पाएगी? जी बोलूँगा। एक चीज़ मैं सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कोई काम शुरू कर पाए हैं आप? नहीं, काम तो शुरू कर दिया है, जो फाइलें होती हैं वो कर रहे हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आने के बाद मैंने देखा कि एक हड़कंप सा मच गया है। आलमनगर में वहाँ प्लाटिंग शुरू हो गई, कटोरा करबला में वहाँ निर्माण शुरू हो गया, प्लाटिंग हुई थी, उस सब बहुत तेजी से उसके सारे सबूत मेरे पास आ रहे हैं। इस तरह के जो अवैध निर्माण, ये सारी चीजें जो ये लोग कर रहे हैं, इस पे भी आप कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? अरे इस पे तो करते हैं, और किस पे करते हैं? अगर बहुत प्रॉपर्टी है जी जी, तो उसी पे तो कार्रवाई करते हैं। आप तो जानते होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्या पहले तो सारा प्रपोजल जो आता है वो बोर्ड के थ्रू आता है, तो क्या आप प्रपोजल का इंतजार करेंगे या इंडिविजुअल कोई शिकायत वगैरह करेगा तो उस पर भी एक्शन लेंगे? नहीं, प्रपोजल क्या मतलब, जो शिकायत करेगा उसी पे होगी ना, शिकायत कोई भी कर सकता है। मुतवल्ली कोटे का चुनाव का भी कुछ सुगबुगाहट चल रही थी। अभी ऐसा है ना, अभी देखिए मैं अभी पहला एक कल ही गया था काम करने, उससे पहले ज्वाइन किया था 20 को। तो धीरे धीरे समझेंगे ना, टाइम तो लगता ही है, टाइम टेकिंग है ना, समझ लें पहले, उसके बाद कुछ कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि बिना उसके तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा ना, जब मेंबर्स पूरे नहीं होंगे या नहीं, मेंबर्स का तो प्रोसेस शुरू हो रहा है, वो शासन कर रहा है। अच्छा, मेंबर का प्रोसेस शुरू हो चुका है? हाँ, तो वो शासन करता है ना, वो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़े मामला तो जो मुतवल्ली कोटे का है, क्योंकि लिस्ट फेयर है नहीं। एक मैंने ये देखा, दोनों जगह मैंने देखा, इतना जितना जो है मैं समझता हूँ हमारे इंस्टीट्यूशंस में, ये मोमडन्स के इंस्टीट्यूशन है, इतना इंटरफेयर, इतने मतलब जर्नलिस्ट और इसके अलावा और भी बहुत से सोशल वर्कर, मतलब बहुत ज्यादा इंटरफेयर है इसमें। बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम करना। मैं तो लिख के दे दूँ, इस तरह से होगा तो भाई मैं काम नहीं करूँगा। हमारे ख्याल से मतलब आने से पहले एक साहब जो है शिवसेना के आए, कल जो है एक अध्यक्ष थे, कुछ जो कह रहे कि मैं राहुल गांधी शिकायत कर दूंगा। मैंने कहा भैया मैं अभी आधा घंटा आके बैठा हूँ, आगे शिकायत कर दूंगा। नहीं, आपकी नहीं है, और ये लोग परेशान कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा अपने लोगों ने अपनी इंस्टीट्यूशन को बेकार कर रखा है। थोड़ा सा सवाल उससे काम लेना चाहिए ना, पेशेंस से। नहीं, बात आप एकदम सही। अगर अच्छी फीलिंग होगी तभी तो काम हो पाएगा। इतना ज्यादा गड़बड़ किया है इन लोगों ने कि हर आदमी परेशान है, और उसको शायद वो धीरे धीरे ही सुधरेगा। अब जब हम आए तो देखते हैं। वही कह रहा हूँ, उसको शायद लोगों को आपसे उम्मीद है, इसलिए आपको फोन कर रहे हैं, तो आप उसको अदरवाइज न लें। नहीं, अदरवाइज नहीं, मैं लोगों को लग रहा है कि एक ईमानदार आदमी आया, हो सकता है अभी तो वो लोग भी आपको देखेंगे, और उनको देखना भी चाहिए, वेट करना चाहिए। जी। तो ये तो थोड़ा सा भाई परफॉर्मेंस के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। अच्छा, पता लगेगा। अजीज अहमद साहब, एक चीज ये बताइए कि ये सरकार ने अगर प्रोसेस शुरू कर दिया मेंबर का, तो लेकिन ये मुतवल्ली कोटे का तो बहुत ही खटाई वाला मामला, बहुत मुश्किल काम है, ये कैसे आप सॉल्व करेंगे?
हम सब देखते हैं, सब होगा, कोई चीज ऐसी तो है नहीं जिसका इलाज ना हो। हाँ नहीं, क्योंकि बिना 10-10 साल से ऑडिट नहीं हुआ है। वो भी सब देखेंगे ना, तो हम एंटर किए हैं, देखते हैं क्या। नहीं आपको तो खैर टाइम लगेगा और 3 जगह चार्ज है आपके पास जी। बहरहाल ऐसा लगता है कि योगी सरकार बोर्ड को रिपेयर करके चेयरमैन अली जैदी को बदलना चाहती है, लेकिन इस काम में कई बाधाएं हैं। पहली ये कि मुतवल्ली कोटे से 2 सदस्यों का चयन कैसे किया जाए, क्योंकि इसके लिए 1 लाख की आमदनी वाले वफ़ का चयन करना होगा, जबकि बोर्ड ने वफ़ का ऑडिट ही नहीं कराया है। इतना ही नहीं बल्कि अपराधी मुतवल्लियों को सदस्य की सूची से कैसे दूर रखा जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बोर्ड को भंग करके प्रशासक बैठाना ज़रूरी है। पहले जांच कराई जाए और फिर उसके बाद सूची बनाई जाए। फिलहाल सरकार ने दूसरी कैटेगरी के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।